राम राम सभी को। मैं प्रमोद कुमार श्याम जी के अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था लोक देवता, और लोक देवता में हमने एक लोक देवता की बात भी कर ली थी, रामदेव जी की। रामदेव जी के बारे में, उनके वंश, उनका जन्म, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से उनके उपनाम थे, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, हमने उन सारी बातों पर चर्चा की। आज हम बात कर रहे हैं बाबूजी राठौड़ की। बाबूजी राठौड़ मारवाड़ के लोक देवता है। वैसे तो मारवाड़ के एक शासक थे, राव अस्थान। उसके दो बेटे थे, दुहड़ जी और धांधल जी। जो छोटे बेटे थे धांधल जी, ये उनके बेटे थे बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ का जन्म पर जो विशेष घटनाएं हैं और जो कहानियां हैं वो अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। इसके ऊपर विशेष कहानियां भी हैं। जैसे एक कहानी बताते हैं कि बाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो एक अप्सरा से हुआ था। इनके पिताजी जो थे धांधल जी, उन्होंने एक अप्सरा से शादी की थी। अप्सरा पृथ्वीलोक पे आई हुई थी और वो स्नान कर रही थी मारवाड़ के एक तालाब के अंदर, और वहीं से इनके पिताजी गुजर रहे थे और उस अप्सरा पर इनके पिताजी की नज़र पड़ी। और जब अपने घोड़े पे बैठे हुए थे इनके पिताजी धांधल जी, तब उस अप्सरा ने इनको देख लिया। और यह माना जाता है कि उस अप्सरा ने कहा कि कोई भी मानव की नज़र अगर किसी अप्सरा पे पड़ जाती है तो वो वापस इंद्रलोक नहीं जा पाती। उसी प्रकार फिर उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो उस अप्सरा ने कहा कि इसके अलावा तो और कोई चारा भी नहीं है, और उन्होंने धांधल जी से शादी की। और धांधल जी से शादी करके उन्होंने दो शर्त धांधल जी के सामने रखी। पहली शर्त यह रखी कि मेरा अलग महल होगा, मैं अन्य रानियों के साथ नहीं रहूँगी। और दूसरी शर्त यह थी कि मेरी आज्ञा के बगैर मेरे महल में कोई प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ तक कि आप भी मेरी आज्ञा के बिना उस महल में प्रवेश नहीं करोगे। धांधल जी ने दोनों शर्तें मानी और उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद बाबूजी का जन्म होता है, और एक दिन बिना अनुमति के धांधल जी उस महल में चले जाते हैं। उसी समय जो वो अप्सरा थी वो बाबूजी को दूध पिला रही थी और शेरनी के वेश में थी। और बिना आज्ञा के धांधल जी अंदर जाते हैं और वो देखती है तो तुरंत वो अप्सरा के वेश में आ जाती है और यह कहती है कि इसी दिन के लिए मैंने मना किया था कि आप बिना आज्ञा के इसमें प्रवेश ना करें। धांधल जी ने कहा कि ये मेरी गलती हो गई, और उन्होंने कहा कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। धांधल जी ने मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, और बाबूजी को धांधल जी के पास छोड़ के वो वापस इंद्रलोक चली गई। इस प्रकार बाबूजी का जन्म हुआ, और बाद में बाबूजी का जो लालन पालन है वो जो इनकी माता है कमला दे, उन्होंने किया। ये तो थी बाबूजी के जन्म की घटना। अब मैं आपको आगे इनकी शादी की जो घटना है वो इनकी शादी के टाइम बताऊंगा। देखो, बाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो कोलमुंड फड़ौदी में राठौड़ परिवार में हुआ था। इनके जो जन्म तिथि है वो चैत्र अमावस्या या 1239 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। पिता का नाम धांधल देव जी था, जो मारवाड़ शासक राव अस्थान के पुत्र थे। धांधल जी के भाई मैंने बता दिया दूड़ जी थे, जो बड़े भाई थे, बाद में वो शासक भी बने थे मारवाड़ के। अस्थान के दो बेटे थे, धूड़ जी और धांधल जी, और ये धूड़ जी के तो छोटे भाई और अस्थान जी के पुत्र थे। माता कमला दे, जिन्होंने लालन पालन किया था बाबूजी का। इनकी एक बहन थी सोहन बाई या पेमदे। इस पेमदे की जो शादी हुई थी वो जायल के जिंदराव खींची के साथ हुई थी। बाबूजी के बहनों थे जिंदराव खींची। इनका स्वभाव अच्छा नहीं था जिंदराव खींची का। जिंदराव खींची जो थे वो एक गुस्से प्रवृत्ति के और ईर्ष्यालु प्रकार के व्यक्ति थे। कभी बाबूजी की शादी के अंदर भी वो नहीं गए, पीछे से उन्होंने देवल की गाय को चुरा लिया था। इस प्रकार के व्यक्ति थे जायल के जिंदराव। आगे बात करते हैं। पत्नी इनकी फुलमदे और सुप्यारदे थी। फुलमदे और सुप्यारदे ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बाबूजी और रामदेव जी वैसे साडू भाई हैं दोनों। रामदेव जी की शादी अमरकोट हुई दलेल सिंह सोडा की पुत्री के साथ, और बाबूजी की शादी भी अमरकोट सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुई।
अब यहाँ बात करते हैं, जब पाबूजी बड़े हो गए और पाबूजी की शादी तय हो गई अमरकोट सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलमदे या सुपैरदे के साथ। पाबूजी की शादी में इनके दोस्त थे चांदा और डेमा, वो इनके साथ ही थे। जब पाबूजी दूल्हे के वेश में थे उस समय उन्होंने कहा कि यार पाबू, सब चीज़ें और आपकी शादी की चर्चाएं पूरे मारवाड़ में गूंज रही हैं, लेकिन हमारे पास जो जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ है कि घोड़ी। बाबूजी ने कहा कि हमारे पास जो घोड़ियाँ उनमें से एक घोड़ी ले लेंगे। बोले नहीं, हमें एक अच्छी घोड़ी की ज़रूरत है। तो बोले वो कहाँ से लेके आए? तो बोले उन्होंने कहा कि वो देवल के पास एक घोड़ी है जो अच्छी घोड़ी है केसर काल में, अगर वो घोड़ी हमें मिल जाए तो आपकी शादी में 4 चांद लग जाए। बाबूजी ने कहा यार चांदा, आप देवल से बात करो। चांदा और डेमा देवल के पास जाते और कहते हैं, माँ देवल, आप आपकी घोड़ी बाबूजी की शादी के लिए हमें दे दीजिए। बाबूजी इस घोड़ी पे अगर सवार होंगे तो और भी फुटरे लगेंगे। माँ देवल ने कहा कि मैं घोड़ी तो नहीं दे सकती, क्योंकि घोड़ी आप ले जाओगे और मेरी गाय चराने के लिए जो गवाला इनको लेके जाएगा, अगर पीछे से किसी ने गाय चुरा ली तो हम उनको कैसे पकड़ेंगे? अगर घोड़ी हमारे पास होगी तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। चांदा और डेमा वहाँ से वापस आ गए और बाबूजी को कहा कि यार बाबूजी, आप अगर उनसे बात करो तो घोड़ी मिल सकती है, हमें तो उन्होंने मना कर दिया। बाबूजी जाते हैं देवल के पास और कहते हैं, माँ देवल, मारवाड़ की इज्जत का सवाल है, आप हमें घोड़ी नहीं दे सकते। तो माँ देवल कहती है कि बाबूजी, आपको कौन मना करता है? आप तो राजकुमार हैं, मैं घोड़ी के लिए मना नहीं करती, लेकिन पीछे से अगर मेरी गायों को किसी ने चुरा लिया तो मैं उस गायों को बचाने के लिए मेरे पास एक ही तो घोड़ी है, मैं किस प्रकार उनका पीछा करूं? तो बाबूजी ने कहा, मैं वचन देता हूं माँ देवता आपको कि मैं जिस भी स्थिति में रहूंगा उस स्थिति में आपकी गाय बचाने जरूर आऊंगा। भले ही मैं अमरकोट ना पहुंचूं, उससे पहले अगर आपका संदेश आ गया तो मैं वापस लौटूंगा, या तोरण द्वार पे भी अगर मैं रहूंगा, अगर आपका संदेश पहुंचेगा तो तोरण लगाने से पहले मैं वापस आऊंगा, या मैं अगर फेरों में भी रहूंगा तो भी अगर आपका संदेश मुझे मिलते ही मैं वहां से रवाना हो जाऊँ, और आपकी गायों की सुरक्षा का जिम्मा मैं खुद लेता हूं, और ये आपको वचन देता हूं। देवल ने सॉरी अपनी घोड़ी केसर कालमी बाबूजी को दे दी। जायल का जिंदराव जो खींची था, ये बाबूजी के बहनोई थे, शादी में भी नहीं गए थे, चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति थे। और ये जो घोड़ी थी ना केसर कालमी देवल चारने वाली, ये पहले इस जिंदराव खिंची ने मांगी थी ये घोड़ी, तो देवल ने इन्हें देने से मना कर दिया था। यह भी एक कारण था कि देवल ने यह घोड़ी किसको दे दी? बाबूजी को। और ये इस चीज़ को बुरा मान के वही जायल के जिंदराव जो खिंची थे उन्होंने देवल की गाय चुरा ली। आगे बात करते हैं, जैसे ये अमरकोट पहुंचे बाबूजी, तो अमरकोट में एक तो बाबूजी की खूबसूरती के काफ़ी चर्चे थे, और चांदा और डेमा तो कह रहे थे कि अमरकोट वाले तो आज छज्जे ही तोड़ देंगे बाबूजी आपको देखने के लिए। और हकीकत बात यह है कि बाबूजी की बारात देखने के लिए अमरकोट की महिलाओं ने छज्जे ऊपर खड़ी हो गई थी, इतने फूट रहे थे बाबूजी। बाबूजी अमरकोट पहुंचे और बाबूजी से ज़्यादा उनकी घोड़ी के चर्चे हो रहे थे केसर काल में। तब उनको पता चला कि क्या आपकी घोड़ी हमारे घोड़ों के साथ रेस कर पाएगी? बाबूजी ने कहा, यार इतनी जल्दी क्या, कल कर लेंगे परसों। बोले नहीं, करें तो आज करिए, बस ऐसी ही घोड़ी है कि आपकी। फिर बाबूजी ने अपनी घोड़ी की रेस उनके घोड़ों के साथ करवाते हैं, और बाबूजी वो रेस जीतते हैं। और वो रेस जीतने के बाद तो और भी माहौल ज़्यादा बन गया। अब अमरकोट के सोडा, वो भी राजपूत थे, अपनी हार कैसे स्वीकार करें? वहाँ जाते हैं, और जो तोरण द्वार होता है उस पर तोरण जो बांधते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर बांध दिया। अब तोरण द्वार पर जैसे ही बारात पहुंची, बाबूजी को
तोरण लगाना था, बाबूजी ने अपनी घोड़ी केसर कालमी के गले पे हाथ फेरा और कहा कि हे केसर, मारवाड़ के राठौड़ों की लाज रखना। तो बताया ये जाता है कि घोड़ी केसर कालमी ने आगे के अपने दोनों पैर उठा के तोरण द्वार के कंगोरे पर रख दिए थे और फिर बाबूजी ने आराम से अपनी तलवार तोरण पे लगाई और जैसे ही उन्होंने आगे के पैर जब अपने नीचे किए तो कंगूरे की जो ईंटें थी वो भी बाहर निकल गई थी। आज भी निशान बताते हैं अमरकोट के उस तोरण द्वार पे केसर कालमी के पंजों के निशान है, तो वो थी केसर कालमी। प्रतीक चिन्ह में भी आता है कि झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध थी, बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए भाला लिए अश्वरोही और केसर कालमी झुकी हुई पाग के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। जो उसके बाद जैसे ही पाबूजी फेरों में पहुंचते हैं और पाबूजी ने 3 ही फेरे लिए थे, उसी समय देवल वहां पहुंच जाती है और पाबूजी को कहती है कि आपका बहनोई जिंदराव खिंची मेरी गायों को चुरा के ले गया। और पाबूजी खड़े होते हैं, सूरजमल सोढ़ा जी से माफ़ी मांगते हैं और अपनी पत्नी फूलमदे सुप्यारदे से माफ़ी मांगते हैं और कहा कि वचन सर्वोपरि, मैंने माँ देवल को वचन दिया था और जिंदा रहा तो फूलमदे मैं वापस जरूर आऊँगा। वहीं से पाबूजी अपने बहनोई जिंदराव खिंची के सामने ढेचो गांव पहुंचते हैं। गायों को तो बचा लेते हैं लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो थी कहानी पाबूजी की और ये जो समाचार है जो ढेचो गांव में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, माँ देवल की गायों को इन्होंने बचाया और अपना वचन पूरा किया। इसलिए लगभग लोक देवता जो थे वो गायों की रक्षा करते हुए अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उस समय गायों किसी भी जो सबसे अच्छा आदान प्रदान जो माना जाता था, व्यापार का जो साधन माना जाता था, वो गाय थी। अब देखो आगे हम बात करते हैं। पत्नी बता दी फूलमदे सुप्यारदे अमरकोट सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। घोड़ी केसर कालमी बता दी, ये घोड़ी किसने दी थी, देवल चारणी की थी। ये देवल चारणी बिगनोई गांव के बालोतरा की घोड़ी थी। ये देवल चारणी भी वहीं की थी। आगे बात करता हूं तो देखो उपनामों की अगर मैं बात करूं तो इन्हें ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक, गो रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊंटों का देवता इसलिए माना जाता है कि मारवाड़ में ऊंट और सांड लाने का जो शैर्य है वो किसे दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी बहन की शादी के अंदर दहेज में देने के लिए ऊंट और सांड लेके आए थे। प्लेग रक्षक, गो रक्षक, गायों की रक्षा करते वीरगति को प्राप्त हुई, और लक्ष्मण का इन्हें क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। इन आराध्य देवों की अगर मैं बात करूं तो राइका रब्बारी जाति के लोग और थ्योरी जाति के लोग भी इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। थ्योरी जाति के लोग इन्हें आराध्य इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्हें थ्योरी जाति के 7 भाइयों की क्या क्या किया था, शरण दी थी। ये बात मैं बता चुका हूँ। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट और सांड लाने का जो शैर्य है वो पाबूजी को दिया जाता है। उसके बाद पाबूजी का बहनोई जिंदराव खिंची देवल चारणी की गाय चुरा कर ले गया था, ये बात हमने कर ली। आगे हम बात करते हैं ढेचो गांव फड़ोदी, ये पाबूजी की समाधि है। इसी जगह गायों को छुड़वाते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाबूजी के विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। पाबूजी के जो सहयोगी थे वो 5 सहयोगी थे, जिनमें प्रमुख 2 थे चांदा और डेमा, चांदा नाइक और डेमा नाइक। इनके अलावा हरबल रेबारी, सलजी सोलंकी और सावंत जी, ये इनके याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। अभी हाल ही में 3rd ग्रेड का पेपर लगा, उनमें कालक्रम पूछ लिया था लोक देवताओं को, पहले कौन सा लोक देवता आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कालक्रम के अनुसार। इनके सहयोगी पूछ लेते हैं कि इनमें से पाबूजी का सहयोगी नहीं है या इनमें से पाबूजी का सहयोगी, इनको याद रखना। चांदा नाइक, डेमा नाइक, हरमल रेवारी, सलजी सोलंकी और सावंत जी, ये इनके क्या थे, सहयोगी थे। आगे मैं बात करता हूँ, मंदिर इनका कोलमुंड फड़ौदी के अंदर है, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर घोड़ी पाबूजी की बाईं और झुकी पाग की प्रतिमा और हाथ में भाला लिए अश्वरोही की जो प्रतिमा है वो इनका प्रतीक चिन्ह भी यही है इनका, भाला लिए अश्वरोही। तो अश्वरोही किस पर है, घोड़ी पर है। और घोड़ी कौन सी है, केसर कालमी। और केसर कालमी किसके लिए प्रसिद्ध है, बाईं और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। इनका एक अन्य मंदिर है आहड़ उदयपुर के अंदर है, प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही। मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है क्योंकि इसी दिन पाबूजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1239 ईस्वी के अंदर। पाबूजी के जो गीत है वो पावड़ी कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? पावड़े कहलाते हैं। और इनके जो भगत हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति या रबारी जाति के द्वारा ये गाए जाते हैं। वाद्य यंत्र जो काम में लिया जाता है वो माठ वाद्य यंत्र। और रामदेव जी की फड़ का वाचन किससे किया जाता है? रावण हथ्यवाद के साथ किया जाता है। फड़ वाचन है ना, फड़ वाचन बाबू जी का, वो भी रावण हथ्यवाद के साथ ही किया जाता है, साथ ही किया जाता है। याद रखना दो चीजें होंगी, इनके जो गीत हैं वो पावड़े कहलाते हैं। और वो कौन सा वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं? माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए और वाद्य यंत्र माठ बजाया जाता है। और फड़ का वाचन किस कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हथ्यवाद के यंत्र के साथ। रामदेव जी की फड़ वाचन भी रावण हथ्यवाद के साथ। बाबू जी की शादी कहाँ हुई? अमरकोट, सूरजमल सोडा की पुत्री। रामदेव जी की शादी भी कहाँ हुई? अमरकोट, दलेल सिंह सोडा की पुत्री के साथ। दोनों क्या थे? साधु थे। फड़ का वाचन दोनों का रावण हथ्यवाद यंत्र के साथ होता है। देखो इन चीजों को आप कनेक्ट करके कीजिए, अच्छे से याद होंगे। बाबू जी और रामदेव जी में क्या समानता? दोनों की शादी अमरकोट हुई। किस परिवार में? सोडा परिवार में। इनकी शादी हुई सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ, रामदेव जी की शादी हुई दलेल सिंह सोडा की पुत्री के साथ। दोनों की फड़ का वाचन रावण हथ्यवाद यंत्र के साथ किया जाता है। बाबू जी के जो गीत है वो पावड़े कहलाते। उनके भक्तों द्वारा गाए जाने गीत क्या कहलाते थे? ब्यावले कहलाते थे। तो फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हथ्यवादी यंत्र के साथ बाची जाती है। बाबू जी की फड़ क्यों बाची जाती है? उसका कारण यहाँ ऊंट के स्वस्थ होने पर यह किया जाता है। इनके आराधना में एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य किया जाता है। आगे बात करते हैं रचनाएं। बाबू जी की कौन कौन सी रचनाएं? काफी रचनाएं बाबू जी की। उन रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो 7 रचनाओं की बात करेंगे बाबू जी की। बाबू प्रकाश जो थे प्रसिद्ध है, आशिया मोड़ जी हर व्यक्ति बताता है। बाबू जी रा छंद बिट्ठू मेहा जी है, यह भी चर्चित है। बाबू जी रा सोरठा रामनाथ कवैया, याद रखना पूछा जाने लगे हैं अभी ये। पहले तो यही पूछे जाते थे बाबू प्रकाश, आशिया मोड़ जी और बाबू जी रा छंद बिट्ठू मेहा जी, दो ही पूछी जाती थी। अब इनमें से प्रश्न पूछा जाता है जो आगे वाले हैं। बाबू जी रा सोरठा रामनाथ कवैया, बाबू जी रा दोहा लगराज, और बाबू जी के गीत बांकीदास, और बाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बाबू जी रा रूपक मोतीसर बख्तावर, किसने लिखा था? बाबू जी रा रूपक मोतीसर बख्तावर। फिर बता रहा हूं, याद रखना इनको। बाबू जी के सहयोगी याद रखना, चांदा, डेमा, हरमल और सलजी और सावंत जी। आगे वाले याद रहें या ना रहें, लेकिन इनके सीधे नाम याद रखना, चांदा, डेमा, हरमल, सलजी और सावंत जी, याद रखना। इसी प्रकार इनकी रचना है बाबू प्रकाश, आशिया मोड़ जी, बाबू जी रा छंद बिट्ठू मेहा जी, बाबू जी रा सोरठा रामनाथ कवैया, और बाबू जी रा दोहा लगराज, बाबू जी के गीत बांकीदास, बाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और बाबू जी रा रूपक मोतीसर बख्तावर। कौन कौन है फिर बताता हूँ? बाबू प्रकाश, आशिया मोड़ जी, बाबू जी रा छंद बिट्ठू मेहा जी, बाबू जी रा सोरठा रामनाथ कवैया, बाबू जी रा दोहा लगराज, बाबू जी के गीत बांकीदास लिखते हैं, बाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत लिखती है, और बाबू जी रा रूपक लिखते हैं मोतीसर बख्तावर। मोतीसर बख्तावर इनको याद रखना। सीटी कोई सी भी हो, ग्रेजुएशन हो या 10+2 हो, या जो 12th लेवल की कोई भी एग्जाम हो, उनमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और बड़ी एग्जामों में इनका मिलान पूछ लिया जाता है। तो इसे याद रखना। बाबू प्रकाश किसकी लिखी हुई है? एक बार फिर बता रहा हूँ, आशिया मोड़ जी, बाबू जी रा छंद बिट्ठू मेहा जी, बाबू जी रा सोरठा रामनाथ कवैया, बाबू जी रा दोहा लगराज, बाबू जी के गीत बांकीदास, बाबू जी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और बाबू जी रा रूपक मोतीसर बख्तावर का लिखा हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं, एक चीज और बता रहा हूं, इसमें लिखा जाता है बाबू जी धनीरी वाचना। ये तो जो रचनाएं थी, लेकिन एक वाचना और लिखी जाती है। देखो अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको, कल्चर पढ़ रहे हो तो उनके अंदर वात का अर्थ मिलेगा, बात का अर्थ मिलेगा, फड़ का अलग मिलेगा, गीतों का अलग मिलेगा। ये शब्दावलियां देखो। बाबू जी धनीरी जो वाचना है वो थ्योरी जाति द्वारा सारंगी पर किए जाने वाला बाबू जी का यशो गान है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बाबू जी का यशो गान, तो क्या बताओगे? बाबू धनीरी वाचना। कौन सी जाति के लोग? थ्योरी जाति के लोग। मैंने बताया था रब्बारी, नायक और थ्योरी जाति के लोग इन्हें क्या मानते? अपना आराध्य देव मानते, क्योंकि थ्योरी जाति के 7 भाइयों की इन्होंने क्या दी? शरण दी थी। तो इसलिए जो बाबू धनीरी वाचना है ना, बाबू धनीरी वाचना, इनका वाचन कौन करते हैं? थ्योरी जाति के द्वारा किया जाता है सारंगी पर। इनके गीत
पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ, इनकी फड़ रावणथ्य वाद्य यंत्र के साथ, और पप्पू धनीरी वाचना सारंगी वाद्य यंत्र के साथ थ्योरी जाति के द्वारा किए जाने वाला पापू जी का ये 100 गान है। समझ में आया यहां तक? मैं ये मानता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, उनमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं। इसे बेहतरीन कंटेंट दूंगा, और सारे नोट्स जो आप यहां देख रहे हो यही नोट्स आपको वहां उपलब्ध करवाऊंगा, ना कि अलग से आपको ना कोई आपको नोट्स लेके आने, ना कोई अलग से पीडीएफ, यही पीडीएफ रहेगी, इनको आप डायरेक्ट निकलवा लेना। आप कभी ये मत कर लेना कि एक कॉपी लेके बैठ जाओ और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो, वो टाइम नहीं है। आप आराम से सुनो, लिखने का पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, आप अपना इनका एक प्रिंट निकलवा लेना। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हो आप, कोई भी अपनी जो बुक है उसके अंदर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, जैसे सहयोगी अलग लिख लिए या रचनाएं लिख ली, कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं, उनको आप अलग लिख सकते हो एक शॉर्ट नोटिस के रूप में। बाकी जो और जितनी भी जो आपको नोट्स उपलब्ध करवाने हैं या जो भी चीज़ आपको उपलब्ध करवानी है, वो हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर, आप श्याम जी के अड्डा के अंदर, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका अपना फर्स्ट वीडियो के अंदर और इस सेकंड वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा, और वो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप में आप शामिल हो। आपको जो जितना पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको उसमें दी जाएगी। अभी कल्चर ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हाई कोर्ट 4th ग्रेड है उसके अंदर, उसमें 2 ही तो चीजें हैं, हिंदी और कल्चर। इंग्लिश आएगी वो 10 नंबर की है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तो कल्चर और हिंदी पे ध्यान दीजिए, जल्दी आपकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करवा देते हैं। ऑफ कोर्स अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।